नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र क्लास टीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ख़ास होने वाला है, स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बाल विकास का जो वर्गीकरण किया है उसके बारे में समझेंगे। और जो अवस्थाएं होती हैं जैसे शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, इसकी विशेषताएं समझेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये हमारे शिक्षक साथी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पुराने शिक्षक साथी जो पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट की तैयारी, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों को इस वीडियो का फ़ायदा मिले। और वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो वर्गीकरण है हम पढ़ने वाले हैं रास का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये भी विकास की अवस्थाओं के संबंध में आता है। देखिएगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम वर्गीकरण समझेंगे। जीवन काल चाहे लंबा हो या छोटा, वह कुछ अवस्थाओं में बटा है, बिल्कुल बटा है। और ये जो अवस्थाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मुख्य अवस्थाएं हैं। बाकी और भी अवस्थाएं हैं, जैसे जन्म पूर्व अवस्था है जो कि गर्भधारण से जन्म तक रहती है। शैशव अवस्था जन्म से दूसरे सप्ताह के अंत तक रहती है। उसके बाद वत्सा अवस्था दूसरे सप्ताह के अंत से 2 वर्ष तक रहती है। पूर्व बाल अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल अवस्था 6 से 10 या 12 वर्ष तक ले सकते हैं। यौन अवस्था या फिर प्रारंभिक जो प्राकी किशोर अवस्था होती है 10 से 12 वर्ष या 13 से 14 वर्ष होती है। और फिर पूर्व किशोर अवस्था 13-14 वर्ष से 17 वर्ष। उत्तर किशोर अवस्था 17 से 21। पूर्व प्रौढ़ अवस्था 21 से 40 वर्ष। और मध्य वय 40 से 60। और वृद्धावस्था या जरा 60 से मृत्यु उपरांत। तो ये जो अवस्थाएं दी हैं ये दी हैं हरलॉक ने। और हरलॉक के बाद हम रास का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो जो भी अभी मैं आपको अवस्थाएं बताया हूँ इनको आप नोट डाउन कर लें। और चलिए अब हम रास की ने जो क्या वर्गीकरण किया है अवस्थाओं को लेकर उसके बारे में समझेंगे। इसके साथ ही एक मनोवैज्ञानिक थे, उनकी भी आप परिभाषाएं सुन लें। उनका नाम फील्डमैन था। उन्होंने कहा था कि आदमी का जो जीवन है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होते हुए आगे बढ़ता है। तो बिल्कुल इसको आप कैसे याद रखेंगे, फील्डमैन से फील्ड हो गया और व्यक्ति एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जब जाता है तो भी आगे बढ़ता है। तो ये फील्डमैन की है, इसको आप याद रख लीजिएगा। और चलिए अब हम शुरू करते हैं रास की वर्गीकरण की। भाई जो मनोवैज्ञानिक रास हैं इन्होंने कौन कौन सी किस प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं शैशव काल। तो जो शैशव काल है इन्होंने बताया है कि 1 से 3 वर्ष तक होता है। ठीक है, 1 से 3 वर्ष तक का शैशव काल है राज के अनुसार। और आरंभिक बाल्यावस्था, अब इन्होंने क्या किया है कि जो आरंभिक जो बाल्यावस्था है इसको हम पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है 3 से 6 वर्ष तक होती है। देखिएगा, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था हो गई 3 से 6 वर्ष। अब उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यकाल। ये होता है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब सबसे पहले आप इसको समझिए कि भाई आप इसको याद कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले इनका नाम है रास। और रास ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4। तो रास की अवस्थाओं के पीछे आप देख रहे हैं कि काल लगा हुआ है। ठीक है, सभी के पीछे काल लगा हुआ है ज़्यादातर। ठीक है, और इनकी केवल 4 ही अवस्थाएं हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि भाई जो रास है उसने 4 अवस्थाएं बताई हैं। और आपका जो टेट का जो पेपर होता है उसमें अवस्थाएं दे दी जाती हैं और अवस्थाओं में आपसे पूछा जाता है कि भाई ये जो अवस्था है ये अवस्था किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि आरंभिक बाल्यकाल किसने दिया है, आरंभिक बाल्यकाल, तो आरंभिक बाल्यकाल किसने दिया है, रास ने। तो रास ने कुल 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है। तो और भी और भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी अवस्थाएं हम देखेंगे। ठीक है। अब आगे का जो नेक्स्ट जो हमारे मनोवैज्ञानिक महोदय हैं इनका नाम है अर्नेस्ट जोन्स। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अर्नेस्ट जोन्स, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो अर्नेस्ट जोन को देखते हैं। अर्नेस्ट जोन ने कहा है कि जो शैशव काल होता है भाई, जो शैशव काल मतलब शिशु अवस्था, ये जन्म से 5 या 6 सप्ताह तक रहती है। अब 5 या 6 सप्ताह बोलेंगे तो 7 का 7 छिंग हो गए 42। तो इनने कहा है कि भाई शैशव अवस्था जन्म के 5 या 6 सप्ताह तक होती है, इतने दिन तक होती है। फिर उन्होंने बताया है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। ठीक है। बाल्यकाल या बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। किशोर अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। और जो प्रौढ़ अवस्था होती है वो होती है 18 वर्ष के बाद। प्रौढ़ अवस्था होगी 18 वर्ष के बाद। तो इन्होंने जो चौथी अवस्था कौन सी जोड़ दी है, प्रौढ़ अवस्था। और रास ने चौथी अवस्था बताई थी किशोर अवस्था। तो अब आप ध्यान रखेंगे अगर प्रौढ़ अवस्था पूछ ले तो भाई हमें अर्नेस्ट जोन्स लगाना है। ठीक है। और अगर यहीं पर किशोर अवस्था पूछ ले, और सबसे इम्पोर्टेंट है इनका हमें समय देखना है। ठीक है। तो इन्होंने भी 4 दी हैं, इन्होंने भी 4 दी हैं। अर्नेस्ट जोन्स का जो वर्गीकरण है उन्होंने भी 4 अवस्थाएं बताई हैं। और रास का वर्गीकरण है उन्होंने भी 4 ही अवस्थाएं बताई हैं। अब आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ ही मैं सभी शिक्षक साथियों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, विशेषकर पुराने शिक्षक साथियों से कि देखिए पेपर की जो डेट है हम देख रहे हैं कि जुलाई या अगस्त में होने वाला है। तो आप तैयारी अपनी जारी रखिएगा। अगर पेपर होता है तो दे दीजिएगा और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। आगे चल के अगर आपको पता चला कि भाई पेपर होना है और आप इसी भरोसे में रहे आए कि आपका पेपर नहीं होना है तो फिर उस समय आपके पास तैयारी करने के लिए समय नहीं बचेगा। और फिर आप आगे क्या होगा ये खुद सोच सकते हैं, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप वैसे भी वरिष्ठ सभी शिक्षक हैं और आप सब इन चीज़ों से परिचित हैं। साथ ही जो भी शिक्षक साथी तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी करते रहें क्योंकि शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो डल चुका है तो जो शिक्षक भर्ती है वो जुलाई और अगस्त में प्रस्तावित है। ठीक है। तो ज़्यादा समय भी नहीं है आपके पास। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आप शिक्षक बन पाएंगे क्योंकि शिक्षक बनना आज के समय में सबसे कठिन हो गया है। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और कुछ ही बच्चे उसमें से पास होते हैं और वही बच्चे पास होते हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो अब हम नेक्स्ट वर्गीकरण देखते हैं, काल सैनिक का वर्गीकरण। अब जो काल सैनिक हैं भाई, काल सैनिक ने क्या वर्गीकरण दिया है ज़रा हम इसको भी समझ लेते हैं। काल सैनिक ने कहा है कि जो गर्भधान से जो जन्म तक का जो समय है, जो अवस्था है, इससे बोलेंगे जन्म पूर्व काल। ठीक है। जन्म पूर्व काल। अभी आपने जो 2 मनोवैज्ञानिक देखे थे उन्होंने गर्भधान से जन्म तक ऐसी किसी भी अवस्था के बारे में चर्चा नहीं की थी। ठीक है। तो अगर ये अवस्था आ जाए तो बिल्कुल आप काल सैनिक लगा दीजिएगा। फिर अगली है शैशव अवस्था, शैशव काल। शैशव काल होता है इनके हिसाब से जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक, जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक।
अभी हम बात करेंगे इससे पहले अर्नेस्ट जॉन है, उन्होंने बोला था जन्म से 5 या 6 सप्ताह तक। तो देखिएगा थोड़ा सा ही फ़र्क है और इसी तरह से क्वेश्चन में फंसाया जाता है। तो जिसने पढ़ा है वही सही क्वेश्चन करेगा और जिसने नहीं पढ़ा है तो भाई वो सीधी बात है गलत ही करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अवस्था देखते हैं। नेक्स्ट अवस्था है आरंभिक शैशव काल। तो आरंभिक शैशव काल की जो अवस्था है वो हम देखते हैं कि कितनी है भाई। आरंभिक जो शैशव काल की अवस्था है 1 माह से 15 माह तक। ठीक है, आरंभिक स्टार्ट का जो शैशव काल है, शिशु अवस्था 1 माह से 15 माह तक। तो अब उसके बाद देखेंगे उत्तर शैशव काल। उत्तर शैशव काल इनके हिसाब से 15 माह से 30 माह तक होता है। ठीक है, 15 माह से 30 माह तक। जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है तब तक उसका उत्तर शैशव काल चलता है। उत्तर शैशव काल के बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यकाल। तो इन्होंने पूर्व बाल्यकाल कहा है कि भाई 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, फिर मध्य बालकाल। मध्य बालकाल बताया है कि 5 वर्ष से 9 वर्ष तक मध्य बालकाल की अवस्था होती है। फिर अगला है उत्तर बालकाल। तो उत्तर जो बाल्यकाल है, उत्तर बाल्यकाल 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। फिर उसके बाद दी है इन्होंने किशोर अवस्था। ठीक है, अब जो किशोर अवस्था हम देखेंगे कि किशोर अवस्था 12 वर्ष से इन्होंने 15 वर्ष तक दी है, जिसको प्रारंभिक किशोर अवस्था हम बोल सकते हैं कि 12 वर्ष से 15 वर्ष तक की प्रारंभिक किशोर अवस्था है। और जो उत्तर किशोर अवस्था है 15 वर्ष से 21 वर्ष तक दी है। तो अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले ज़रा इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्होंने शैशव काल की 2 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, आरंभिक शैशव और शैशव काल। ठीक है, और अगर गर्भधान से पूछ ले तो गर्भधान से जन्म तक इन्होंने ही बताई है कालसनिक ने। तो अगर गर्भधान से जन्म तक पूछ ले और ये समय दे दे तो बिल्कुल आप याद रखिएगा कि काल्सनिक है। अब 2 इन्होंने शैशव अवस्थाओं के बारे में जानकारी दी है और अभी तक हमने देखा है कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने एक शैशव काल बताया है। ठीक है, तो आरंभिक स्टार्ट में देख लें आरंभिक शैशव काल। इसी तरह से के क्वेश्चन पूछेगा वो आरंभिक शैशव काल, आपसे शैशव काल नहीं पूछेगा क्योंकि सभी मनोवैज्ञानिकों ने शैशव काल के बारे में जानकारी दी, लेकिन आरंभिक शैशव काल पूछेगा और जिसने पढ़ा है सिर्फ वही बता पाएगा। इस प्रकार से इन्होंने शैशव काल की जो विशेषताएं हैं 3 बताई हैं। देखिए शैशव काल, शैशव आरंभिक और उत्तर शैशव, 3 शैशव काल, 3 शिशु अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। तो आरंभिक पूछे उत्तर पूछे तो याद रखिएगा कालसैनिक है। ठीक है, अब उसके बाद बाल्यावस्थाएं भी इन्होंने 3 बताई हैं। देखिएगा जब भी हम जो मनोवैज्ञानिक पढ़ रहे थे उन्होंने 1 या 2 बताई थी, अब इन्होंने 3 बताई हैं, आरंभिक उत्तर। ठीक है, और पूर्व है, मध्य है, उत्तर है, पहली दूसरी तीसरी, यहाँ भी इन्होंने 3 बताई हैं। और किशोर अवस्था भी इन्होंने 2 बताई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने कुल 9 अवस्थाएं बताई हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई किस मनोवैज्ञानिक ने 9 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है, तो रखेंगे हम याद कालसैनिक। उत्तर किशोर अवस्था में हम अभी देख रहे हैं कि जितने मनोवैज्ञानिक हैं किशोर अवस्था में वो 12 से 18 वर्ष तक जा रहे हैं, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक महोदय हैं इन्होंने ही किशोर अवस्था को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। इनका कहना है कि भाई जो प्रारंभिक किशोर अवस्था है 12 से 15 वर्ष तक की है और उत्तर किशोर अवस्था है 15 वर्ष से 21 वर्ष की। तो अगर उत्तर किशोर अवस्था पूछ ले तो अभी हम देख लिए हैं कि उत्तर किशोर अवस्था किसी भी मनोवैज्ञानिक ने अभी नहीं बताई है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें कालसैनिक को लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे देखते हैं कि भाई जो अवस्थाएं होती हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि अभी हमारा जो बाल विकास का जो पार्ट चल रहा है ये 5th पार्ट है और हम बाल विकास का जो फर्स्ट चैप्टर है बाल विकास की अवधारणा और इसका संबंध, इसमें हम पूरा बाल विकास का फर्स्ट चैप्टर है इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि शैशव काल की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। देखिएगा बहुत ही ध्यान से देखिएगा।
क्योंकि यहाँ से वीडियो बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम इसका सामान्य विवरण अगर निकालेंगे तो जन्म से 5 वर्ष तक इन तीन जो मनोवैज्ञानिक है उसका हम पूरा निचोड़ निकालेंगे तो पता चलेगा कि शैशव अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है। तो सबसे पहले इस अवस्था की विशेषता, जो पहली अवस्था है, सामाजिक मुस्कान की अवस्था। अब क्वेश्चन आ गया कि सामाजिक मुस्कान की अवस्था कौन सी अवस्था की विशेषता है भाई, शैशव अवस्था है कि बाल अवस्था है, किशोर अवस्था। तो अगर आपने पढ़ा है कि सामाजिक मुस्कान की अवस्था तो शैशव काल की है। अब देखिएगा सामाजिक मुस्कान की अवस्था किस तरह से है। जब एक बच्चा एक परिवार में आता है तो बच्चा अपने साथ साथ खुशियाँ लाता है, ढेर सारी खुशियाँ लाता है, ढेर सारी खुशी लाता है और साथ ही भाई अपने परिवार में भी खुशी लाता है और अपनी माता के परिवार में और अपने जो उससे संबंधित जो भी परिवार हैं आस पड़ोस सभी में खुशी लेकर आता है। इस वजह से इसको सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं। अब ये सीखने का आदर्श काल है। दूसरी भी इसकी विशेषता है सीखने का आदर्श काल। देखिए बच्चे का जो मस्तिष्क का जो विकास है इसका 90% विकास 6 वर्ष तक हो जाता है और बाकी के जो वर्ष जो रहते हैं उसमें केवल 10% ही रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चा एक कहावत है कि जो बच्चे होते हैं ये मट्टी के तरह जैसे होते हैं और जो घर वाले होते हैं ये कुम्हार रूपी होते हैं। तो ये जिस तरह से अपने बच्चे को जिस मूर्ति में ढालेंगे बच्चा उसी मूर्ति में बनेगा या उसी प्रकार से बच्चा ढलेगा, उसका उसी प्रकार से विकास होगा। इस वजह से इसको सीखने का आदर्श काल होते हैं, क्योंकि इस समय बच्चे का जो दिमाग होता है पूरी तरह से खाली होता है, वो नई नई चीज़ें सीखता है, नई नई चीज़ों के बारे में विचार करता है। इस वजह से सीखने का आदर्श काल। क्वेश्चन में पूछ ले सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था की विशेषता है तो आप लगाएंगे शैशव अवस्था। ठीक है। अब है तीसरा विशेषता भावी जीवन की आधारशिला। अब भावी जीवन की आधारशिला इस वजह से है कि भाई जो एक बच्चा है अब उसका आगे का जीवन आएगा, अब उसका जीवन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, यहाँ पर वो अपने जीवन की एक आधारशिला रख रहा है। इसी वजह से इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं। अब जो हमारी चौथी वाली अवस्था है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिएगा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। अब देखिएगा अब हम इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों कह रहे हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल इस वजह से है क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि बच्चे का इसी अवस्था में सामाजिकरण विकास होता है, उसकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती है। तो ये जो अवस्था है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही जीवन की ये जो दशा है अवस्था है यही आगे का जीवन की दिशा तय करती है। इस वजह से इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं। अब नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। तो भाई अब ये अनुकरण शब्द है, अब अनुकरण किसे कहते हैं तो इस तरह के बहुत सारे शब्द आएंगे बाल विकास में। तो अनुकरण होता है अनुकरण होता है नकल करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा अनुकरण का क्या अर्थ है, यही पूछ लेता है कई बार। तो अनुकरण का अर्थ है नकल करना। तो इस अवस्था में बच्चा जहाँ देखता है अपने परिवारजनों को देखता है उनकी नकल करके सीखता है, इसी वजह से इसको अनुकरण कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है तीव्रता से शारीरिक विकास। बिल्कुल इस अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है अत्यंत तीव्र गति से होता है। अब क्वेश्चन पूछ ले कि तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था कौन सी है तो आप लगाएंगे शैशव अवस्था। ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं जो हमारा अगली अवस्था है क्षणिक संवेग की अवस्था। अब क्षणिक संवेग, अब क्षणिक तो आप जानते हैं, क्षणिक मतलब कुछ क्षण के लिए, और संवेग क्या होते हैं तो संवेग वो मनोभाव होते हैं जो व्यक्ति के दिल या दिमाग में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि गुस्सा आना, हंसना, रोना,
है ना, इस तरह के संवेग होते हैं। तो संवेगों की जो अवस्था है, संवेग क्या होते हैं, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर समझेंगे क्षणिक संवेग। अब देखिए, बच्चा देखते हैं कि भाई रो रहा है, और वहाँ पर अगर उसकी माँ आ जाती है और उसको थोड़ा दुलार दे देती तो बच्चा रोना तो भूल जाता है और तुरंत बच्चा खुश हो जाता है, हंसने लगता है। ठीक है। और बच्चे हंसते भी हैं, लेकिन अगर उनका थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो भाई वो जल्दी रोने भी लगते हैं। तो इसी वजह से इस अवस्था को क्षणिक संवेग की अवस्था, मतलब संवेग आते हैं स्पीड से और जाते भी स्पीड से हैं। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो हमारी 9 नंबर की है, समुचित सामवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। तो समुचित सामवेगिक विकास, जो हमारे जो संवेग जो होते हैं, इनकी विकास की जो दृष्टि है उससे ये स्वर्णिम काल है। अब देखिए, अभी मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कि बच्चे का विकास का जो 90% जो डेवलपमेंट होता है 6 वर्ष की उम्र तक हो जाता है, लगभग 5 से 6 वर्ष की उम्र तक। अब भाई अगर बच्चा 5 से 6 वर्ष की अवस्था में है और अगर उसका अच्छे से संवेग विकास हो गया तो वो भविष्य में एक बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा, सीधी सी बात है। और अगर उसके संवेगों का सही से विकास नहीं हुआ, जैसे उसमें कोई संवेग बहुत ज़्यादा आ गया, तो उस बच्चे का जीवन बहुत ही खराब होने वाला है। जैसे उसमें रोने का संवेग अत्यंत तीव्र है, मतलब उसके जो संवेग हैं उनमें बैलेंस नहीं है, तो भाई अब फिर वो क्या होगा कि छोटी छोटी बात पे रोने लगेगा, और ये जो उसकी आदत है, ये जो असंतुलन है, ये उसका जीवन भर चलेगा। फिर वो छोटी छोटी बातों में रोएगा। हम देखते हैं ऐसे हमें बहुत सारे बच्चे मिलते हैं आसपास भी, तो कि वो छोटी छोटी बातों में रोने लगते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों में देखते हैं कि भाई वो रोने लगते हैं। ठीक है। अब कुछ कुछ बच्चे देखते हैं कि भाई वो हंसते ही रहते हैं, अब उन्हें और चीज़ से मतलब नहीं है, तो हंसते ही रहेंगे। तो वहाँ पर भी एक दिक्कत होती है कि भाई कोई भी बात हो, कोई भी कुछ हो, लेकिन इसको तो हंसने से ही मतलब है, तो वो बच्चे हंसी के पात्र होते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है। तो देखा कि भाई बच्चे छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी बात हुई, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। और आजकल हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जो संवेगिक जो विकास है, वो विकास तो हुआ है, लेकिन किसी संवेग का ज़्यादा विकास हुआ है, किसी का कम हुआ है। तो जो भी जिस संवेग का विकास ज़्यादा हुआ है वो संवेग उन पर हावी है। तो जैसे गुस्से का संवेग हो गया, एक डर का संवेग होता है ना। बहुत से बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में डर जाते हैं, तो उनके अंदर एक डर बैठ जाता है कि भाई ये एग्ज़ाम है और हम इसमें हमने अच्छा नहीं लिखा है, हम इसमें फेल हो जाएंगे, घर वाले हमें डांटेंगे, इस वजह से हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सामवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल क्यों है। तो देखिए, जो बाल विकास जो सब्जेक्ट है, ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि शिक्षक भर्ती और अन्य के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ भाई जो आपके बच्चे हैं, जो आपके परिवार में जो बच्चे हैं, उनके विकास के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे भाई आप अपने स्वयं के बच्चे को सभी प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं और उसका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 9 अवस्थाएं थी ये हमने देख ली हैं। एक बार रिकैप और कर लेते हैं खटाखट। देखिए, पहली अवस्था है सामाजिक मुस्कान की अवस्था, दूसरा है सीखने का आदर्श काल, तीसरा है भावी जीवन की आधारशिला, चौथा है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, पांचवा है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, क्षणिक संवेग की अवस्था, सामुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल क्या है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था। अब हमारी जो अगली अवस्था आ गई है, ये आ गई है हमारी बाल्यावस्था, और हम अब देखेंगे कि बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं हैं और ये कहाँ से शुरू होती है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो बाल्यावस्था है ये 6 से 12 वर्ष तक चलती है। 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले कि बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक है, तो 6 से 12 वर्ष। अगर पूछे भाई कि कोई मनोवैज्ञानिक ने नहीं पूछा है, नॉर्मली पूछे, फिर आपको 6 से 12 वर्ष बताना है। और अगर मनोवैज्ञानिक के हिसाब से पूछे तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको उस हिसाब से बताना है। तो अब बाल्यावस्था हम देख लेते हैं
कि इसकी क्या विशेषता है। बाल अवस्था की जो पहली मुख्य विशेषता है, ये अवस्था है वैचारिक क्रिया अवस्था। अब वैचारिक क्रिया अवस्था कैसा है, अब यहाँ पर बच्चा सोचना शुरू करता है ठीक है ना, विचार करता है, विचार करना शुरू कर देता है कि भाई ये चीज़ हमारे लिए क्या है, और बच्चों में मूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। अब मूर्त चिंतन क्या होता है, मतलब बच्चे के सामने जो भी वस्तु है, जो भी उसको दिख रही है, वो उस चीज़ के बारे में सोचता है, विचार करता है। बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन नहीं होता है। अगर सामने अगर उसकी मोटरसाइकिल खड़ी है तो उसके बारे में सोचेगा कि ये इस तरह से चलती है, इसके अंदर ये विशेषता है, यह सब ऐसा, मतलब ज़्यादा गहराई तक चिंतन तो नहीं कह सकते, लेकिन मूर्त चिंतन होता है कि उस जो सामने की जो दिख रही है उसके बारे में विचार बच्चा कर सकता है। अब जो दूसरी विशेषता है, टोली दल समूह की अवस्था। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया है, टोली दल और समूह की अवस्था कौन सी है। अब टोली दल समूह की अवस्था क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हम यहाँ पे देखते हैं तो बच्चे अपनी दोस्ती बना लेते हैं, बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, टोली बना लेते हैं, दल बना लेते हैं और समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों तो इसको याद रखिएगा, टोली दल समूह की अवस्था। अगला है मिथ्या परिपक्वता का काल। अब मिथ्या परिपक्वता का काल ये क्या होता है देखिएगा। अब मिथ्या होता है झूठ बोलना, है ना, परिपक्वता का काल। तो जो बच्चे हैं इस अवस्था में हम काफ़ी हद तक देखते हैं कि भाई मिथ्या से परिपक्व रहते हैं, है ना। बच्चे इस अवस्था में ज़्यादातर झूठ नहीं बोलते हैं, और जो बच्चे झूठ बोलते हैं तो भाई उनका हो सकता है परिवार का माहौल हो, है ना। तो ये जो मिथ्या परिपक्वता है, जो भी बच्चे झूठ बोलते हैं तो यहाँ पर उनके अंदर परिपक्वता आने लगती है कि भाई झूठ बोलने से नहीं बोलना चाहिए झूठ, क्योंकि अब यहाँ पर बच्चे स्कूल भी पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, पढ़ना है हमें, लिखना है हमें, आगे बढ़ना है। तो बच्चा अब उन चीज़ों से आगे निकलकर जो मिथ्या होती है, जो झूठ होता है, इसकी परिपक्वता को प्राप्त करना शुरू कर देता है। इस वजह से इसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो झूठ बोलने की जो बच्चे की आदत है, अब इसमें परिपक्वता आई है कि भाई झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। अभी तो वो परिवार से सीख रहा है, अगर उसके पापा जी झूठ बोल रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है बच्चा देखेगा वो झूठ बोलेगा, है ना। उसकी मम्मी झूठ बोल रही हैं तो बच्चा देखेगा कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं तो वो भी सीखेगा। लेकिन अब वो स्कूल में जब आएगा, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसको थोड़ा सा और सामाजिकता का नॉलेज होगा, तो ये जो मिथ्या है, जो झूठ बोलना है, इसके लिए अब वो परिपक्वता तक जाएगा कि भाई ये चीज़ें गलत हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ें स्कूल में भी बच्चों को सिखाई जाती हैं, भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है अनोखा काल। अब अनोखा काल क्या है देखिएगा, ये जो अवस्था है बहुत ही अनोखा काल है, क्योंकि इसी अवस्था में हम सबसे पहले हम नए नए दोस्त बनाते हैं, और इस अवस्था में जो भी हमारी दोस्ती होती है, जो हमारे मित्र होते हैं, वो हमें जीवन पर्यंत तक चलते हैं, और हम स्कूल जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, है ना। तो ये अनोखा काल है। अब खेल की आयु, अब कई बार पूछ लेता है भाई खेल की आयु कौन सी अवस्था की विशेषता है, तो खेल की आयु बाल्य अवस्था की विशेषता है। खेल की आयु क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो टोली का सदस्य हो जाता है और खेलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर बच्चे का मन घर में कम लगता है और दोस्तों के साथ ज़्यादा लगता है। बच्चा खेल में ही व्यस्त रहता है कि भाई चलो यार स्कूल छुट्टी हुआ, अब चलो भाई दोस्त लोग बढ़िया मस्त कहीं खेलेंगे, बस। तो ये खेल की अवस्था है, और बच्चों को यहाँ खेल खेलने में बहुत ही मज़ा आता है, और बच्चों के लिए खेल अत्यंत आवश्यक भी है। देखिए, बच्चों के शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए खेल अत्यंत आवश्यक हैं। साथ ही सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, इसके लिए भी खेल आवश्यक है, क्योंकि एक जो खेल होता है इसमें सभी खेल होते हैं भाई, इसमें गुस्सा भी होता है, इसमें सुख भी होता है। जैसे अगर हम क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट में सभी संवेग होते हैं। ठीक है, गुस्सा होता है, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने रन आउट करा दिया तो अब आप गुस्सा होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बच्चा बैटिंग कर रहा है, अब उसके दोस्त उसको समझा देते कि नहीं यार अब हो गया भाई तू आउट, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब वहाँ पर बच्चा समझ जाता है कि भाई मुझको गुस्सा में शांत होना है। ठीक है,
अब खुशी की अवस्था, बच्चे की टीम जीत जाती है तो बाकी दोस्त खुश होते हैं तो वो भी खुश होते हैं। ठीक है। डर, अब उसकी टीम हार रही है तो उसके अंदर डर है कि भाई हमारी टीम नहीं हार जाए। ठीक है, तो हमें किस तरह से खेलना है ना। तो यहाँ पर भी बच्चा डर को कंट्रोल करना सीख जाता है। खुशी, जब उसकी टीम जीत जाती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और खुशी वो आपस में बांटता है। ठीक है। सम्मान की अवस्था, जो सम्मान कि भाई चलो आज हमारी टीम जीत गई है तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो खेल जो होता है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का काल। अब प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का काल क्यों है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का जो समाजीकरण है बहुत ही तीव्र गति से होता है। क्योंकि अभी तक तो बच्चा घर में था, अब बच्चा घर से निकल के भाई समाज में जा रहा है, मोहल्ले में जा रहा है घूमने के लिए, और वो वहाँ पर नई नई चीज़ें सीख रहा है। तो अब बच्चे ने कुछ भी चीज़ घर पर सीखी है और बाहर देख रहा है कि वो वैसी चीज़ नहीं है या वो बात वैसी नहीं है, तो उसके अंदर प्रतिद्वंदात्मक की भावना आ जाएगी। मतलब ये बात जो बच्चा देखा है और एक बात बच्चा सीखा है, उन दोनों के बीच द्वंद्व होगा कि ये सही है या ये सही है। ठीक है। तो ये प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का काल है। अब मूर्त चिंतन की अवस्था, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि बच्चा जो कंक्रीट चीज़ें होती हैं जो बच्चे को दिखती हैं उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन यहाँ पर बच्चा नहीं कर पाता है, सिर्फ ये मूर्त चिंतन की अवस्था है। अगर आपसे अमूर्त चिंतन की अवस्था पूछें तो निश्चित ही आप किशोर अवस्था लगाएंगे। मूर्त चिंतन पूछेंगे तो हम बाल्यकाल लगाएंगे। मूर्त मतलब जो मूर्ति है, जो सामने जो दिख रहा है उस चीज़ के बारे में बच्चा सोच सकता है, विचार कर सकता है। अब अगली अवस्था है तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल। अब तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अब इस अवस्था में जो बच्चे का जो शारीरिक जो वृद्धि होती है वह बहुत तीव्र गति से होती है। ठीक है। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता, क्योंकि बच्चा हम देखते हैं कि अब यहाँ पर खेलों में ज़्यादा व्यस्त रहता है। ठीक है। तो उसमें कि जो शरीर में तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता उत्पन्न होती है और यहाँ पर बच्चे का जो शारीरिक विकास है तेज गति से होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे जो 9 नंबर की हमारी विशेषता है, नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल है। तो यहाँ पर बच्चा नए नए कौशल सीखेगा। ठीक है। नई नई विशेषताएं सीखेगा, नई नई उसकी क्षमताओं में वृद्धि होगी, क्योंकि ये 12 वर्ष तक चलने वाली है। तो नए नए कौशल है, जैसे खेल हुआ और लिखना हुआ, पढ़ना हुआ और पढ़ाना हुआ। कुछ कुछ बच्चे बहुत तेज़ होते हैं जो अपने साथियों को पढ़ा देते हैं। ठीक है। तो नई नई जो कौशल होते हैं उनमें वृद्धि होती है और बच्चे अपनी क्षमताओं में वृद्धि करते हैं। तो नए नए कौशल एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि से ये स्वर्णिम काल है। अच्छा, और हमने शैशव अवस्था में देखा था सामाजिक सामवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल था, और ये है नए नए कौशल, नई नई चीज़ों के बारे में बच्चा सीखता है। मतलब उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमें नई नई चीज़ें सीखना है, और वो उन चीज़ों को देख के, क्योंकि अभी उसको जब वो समाज में निकला है तो उसको हज़ारों चीज़ें दिखाई देंगी, फिर वो सभी चीज़ों के बारे में सोचेगा। और कुछ तो वो दोस्तों से पूछेगा, अपने घर वालों से पूछेगा कि पापा जी ये क्या है, आप बताइएगा थोड़ा मेरे को इसके बारे में, कैसा क्या है। तो फिर बच्चे की जो जिज्ञासा है भाई, एक जो परिवारजन है और शिक्षक जन है, सबकी भी एक ये ड्यूटी होती है विशेषकर कि बच्चे के अंदर जो भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है उसको तुरंत शांत किया जाए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे की जिज्ञासा को दबा रहे हैं, क्योंकि बच्चे की अगर आपने जिज्ञासा दबा दी तो कहीं ना कहीं उसका विकास बाधित हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि बच्चा जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब दे पाएँ, और अभी अगर आपके पास जवाब नहीं है
तो बच्चे को एक निश्चित समय दे दें कि हम इतने समय बाद बताएंगे। और बच्चा अगर पूछना भूल गया है तो आप खुद उसको बता दें कि आपने हमसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब ये है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं किशोर अवस्था। अब ये जो अवस्था है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है। अब किशोर अवस्था के बारे में हम देख लेते हैं कि भाई किशोर अवस्था क्या है। ठीक है। तो किशोर अवस्था के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। अब 13 13 और 18 18, तो जो टीन एज जो होती है, ठीक है, टीन एजर्स वही किशोर अवस्था में आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 18 साल फिक्स करके रखी है। इस वजह से जो टीन एज है किशोर अवस्था, और गवर्नमेंट जब 18 साल से बच्चा हो जाता है फिर उसको किशोर नहीं समझती है, मतलब उसको फिर वयस्क समझने लगती है। ठीक है। तो अब किशोर अवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, सबसे पहले तो मैं आपको किशोर अवस्था के बारे में बताना चाहूँगा कि ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है। और ये जो अवस्था है ये इतनी इम्पोर्टेंट अवस्था है कि इस अवस्था के बारे में अगर एक बच्चे को या अपने बच्चे के अभिभावक हैं, अगर उनको बहुत अच्छे से जानकारी है तो आप समझ लीजिएगा कि उस बच्चे को गलत रास्ता कभी नहीं जाएगा, वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा वो, बिल्कुल फिर वो अच्छे रास्ते पर जाएगा, क्योंकि ये ही अवस्था तय करती है कि बच्चा अच्छे रास्ते पर जाएगा या बुरा रास्ते पर। तो सबसे पहले जो किशोर अवस्था है थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। किशोर अवस्था जिसको हम अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं, एडोलसेंस। ठीक है। अब एडोलसेंस जो शब्द है इसकी उत्पत्ति एडोल्स केयर से हुई है, एडोलसेयर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब ये पूछेगा कि भाई जो एडोलसेंस जो शब्द है, किशोर अवस्था जो एडोलसेंस शब्द है ये कौन सा शब्द है, तो लैटिन शब्द है, याद रखिएगा। अब इसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना, टू प्रोसीड टूवर्ड, है ना, मिच्योरिटी की ओर बढ़ना। अब स्टैनले हॉल हैं, एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक भाई स्टैनले हॉल हैं। स्टैनले हॉल ने एडोलसेंस नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी सन 1904 में। मैं इसके बारे में आपको जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो था वहाँ बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, कि इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी। एक बार और बता देता हूँ, 1904 में पुस्तक प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भाई जो किशोर होता है उसमें जो भी परिवर्तन जो चेंजेस दिखाई देते हैं किशोर में, वो अचानक दिखाई देते हैं। ठीक है, अचानक होते हैं और उनका पूर्व अवस्था से कोई भी संबंध नहीं होता। ठीक है, ये स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल ने अपने आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में एक और पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है, एक और सिद्धांत दिया है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अतः इनका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा कि भाई जो किशोर अवस्था है इसका जनक कौन है, तो स्टैनले हॉल है। ठीक है, मतलब किशोर अवस्था है इसके जनक माने गए हैं स्टैनले हॉल। तो किशोर अवस्था के जनक पूछें तो आप किसको बुलाएंगे, स्टैनले हॉल को। ठीक है, अब देखिए अब कब आती है, तो बाल्यावस्था व युवा अवस्था के बीच में किशोर अवस्था आती है। इस काल में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, क्योंकि 18 वर्ष तक बालक का जो शारीरिक विकास है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तभी बालक था, अब परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, अतः किशोर वह अवस्था है
जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है और जब समाप्त होता है तो वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। अब समझिए कि जब ये अवस्था शुरू होगी, यहाँ से वो परिपक्व बनना शुरू होगा और अवस्था खत्म होगी तो वह परिपक्व बन जाएगा। तो कितनी इंपॉर्टेंट अवस्था है, ठीक है। अब स्टैनले हॉल ने और कहा है, कि भाई नया जन्म काल है ना, स्टैनले हॉल ने कहा है नया जन्म काल है, ठीक है। न्यू बर्थ पीरियड है, स्टैनले हॉल ने कहा है कि भाई नया जन्म काल है, ये विशेषता है, परिवर्तन का काल है ना, बिल्कुल परिवर्तन का काल है। सबसे ज़्यादा जो शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो इसी अवस्था में होते हैं। तो अब देखिएगा ये जो अवस्थाएं हैं, अब हम इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे जो पहला है इसकी विशेषता सामाजिक रूप से परिपक्वता, जो कि मैं भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर बच्चे का सामाजिक जो परिपक्वता है वो भी पूरी तरह से हो जाती है, ठीक है। देशभक्ति वीरता काल की अवस्था, अब इस अवस्था में हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर देशभक्ति और जो वीरता है उसकी भावना आ जाती है, बच्चे में देश के ऊपर मर मिटने की भावना आ जाती है, ठीक है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, अब अमूर्त चिंतन की अवस्था क्यों है, क्योंकि अब बच्चा यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में भी सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती हैं। इस वजह से इस अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं, ठीक है। अब ये अवस्था है भाई दल भक्ति की अवस्था। अब दल भक्ति क्या है, अब भाई बच्चा दल का सक्रिय सदस्य हो गया है, देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो भी उसके मित्र यार बोलेंगे कि भाई ऐसा करना है वैसा करना है, हम देखते भी हैं कि बच्चों का टूर जाता है घूमने के लिए, एक दोस्त ने बोल दिया कि चलो यार आज भाई वहाँ चलना है घूमने के लिए, सही बच्चे बोलते हैं चलो भाई ठीक है, दल भक्ति है, जैसा दोस्त बोलेंगे वैसा करेंगे। और ये जो जैसा दोस्त बोलेंगे वैसा करेंगे, जो उनका पूरा टोली होती है ना, सभी के अंदर होता है कि भाई जो दूसरा दोस्त भी बोलेगा, जो जैसा बोलेगा वैसा हम करेंगे, ठीक है। तो ये दल भक्ति की अवस्था है। अब जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे कठिन काल है द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। अब और ये बात किसने कही है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, जीवन का सबसे कठिन काल ये बात की है किलपैट्रिक ने, ठीक है, किलपैट्रिक, ठीक है, जीवन का सबसे कठिन काल है। अब कठिन भी दे दिया भाई, अब इसको याद कैसे रखेंगे जीवन के सबसे कठिन काल को। अब किल मतलब होता है भाई मारना, और कठिन तो किसी को मारना कितना कठिन काम है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख लेंगे कि भाई कठिन किसी को मारना, ठीक है, कोई अगर किसी को मार रहा है तो वो कितना कठिन काम होगा। तो अगर ये परिभाषा आ जाए जीवन का सबसे कठिन काल, तो बाल किशोर अवस्था, और किसने ये कहा है, तो भाई किलपैट्रिक ने। तो कठिन है मारना तो किल, इससे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे अटपटी व उलझन की अवस्था। अब इस अवस्था में भाई बच्चा बहुत ही ज़्यादा उलझा रहता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहता है, नए नए मित्र यार बनाता है, दोस्त यार रहता है ना। और इस अवस्था की एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वो होता है अट्रैक्शन, ठीक है। तो सर्वाधिक काम प्रवृत्ति एवं सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण, ठीक है, हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन, ठीक है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है इस अवस्था में, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब इस चीज़ को आप जानते हैं, जो मैं बताया हूँ इस चीज़ को ज़्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। अब समस्याओं की अवस्था, बिल्कुल इस अवस्था में सबसे ज़्यादा बच्चे के जीवन में समस्याएं होती हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं। सबसे पहला तो उसकी एक शारीरिक अवस्थाएं होती हैं कि शरीर में
अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं। पूरे शरीर में बाल उगना शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ उगना शुरू हो जाती हैं। लड़कों की जो भाषा है वो थोड़ी कड़क हो जाती है और लड़कियों की भाषा मधुर हो जाती है। ठीक है। फिर दूसरी समस्या क्या है कि भाई अब जीवन में भी तो हमें आगे बढ़ना है, तो हम क्या पढ़ाई करें, कौन सा विषय लें, किस फील्ड में आगे बढ़ें, तो ये भी एक समस्या है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था ये इस वजह से है कि इस अवस्था में हम देखते हैं कि विकास जो होता है बहुत ही तेज गति से होता है। ठीक है, क्योंकि ये अवस्था मैं आपको बता ही चुका हूँ कि परिपक्वता से शुरू होती है और परिपक्वता की अवस्था तक, जब परिपक्व बच्चा पूरा हो जाता है तब तक ख़त्म होती है। जो टीन एज होती है 13 से 18 तक, इतने में ही बच्चे का जो परिपक्वता की ओर बढ़ता है और परिपक्वता समाप्त हो जाती है। अब इस अवस्था को स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है। गोल्डन एज, क्वेश्चन में पूछ ले कि गोल्डन एज क्या है, तो ये स्वर्ण काल है। स्वर्ण काल इसलिए है क्योंकि एक तो शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है। और बच्चे को किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। अब वो किसी भी चीज़ के बारे में सोच समझ कर विचार करता है, नए नए दोस्त बनाता है, दल टोली का सक्रिय सदस्य होता है। इस वजह से ये स्वर्ण काल की अवस्था है। अब बसंत ऋतु है। अब इसको बसंत ऋतु क्यों कहते हैं, देखिएगा, सबसे पहली बसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन इस वजह से है ये, क्योंकि विपरीत लिंग के जो प्रति जो आकर्षण होता है ना, इस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। जो बच्चे जो प्रेम व्यवहार में पढ़ते हैं इसी अवस्था में पढ़ते हैं, तो इस अवस्था में अगर बच्चे को संभाल लिया तो यहाँ से बच्चा अच्छे रास्ते पर भी जा सकता है और बुरे रास्ते पर भी जा सकता है। तभी कहा जाता है कि ये अवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था होती है। ठीक है। क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इस अवस्था में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अच्छा, शारीरिक विकास के दृष्टि से भी ये बसंत ऋतु ही है भाई, क्योंकि परिपक्वता में प्रवेश कर रहा है और पूरा परिपक्व होकर निकल रहा है और बहुत सारे शारीरिक चेंजेस हो रहे हैं। मतलब वो चेंजेस हो रहे हैं कि जो चेंजेस अभी तक बच्चे ने अपने शरीर में देखे भी नहीं और सोचे भी नहीं। तो इस अवस्था में बच्चे को गाइडेंस की अत्यधिक आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। अब इस अवस्था में जो सामाजिक स्वीकृति है, इसकी ये अवस्था होती है बच्चा समाज में जो भी चीज़ें हैं उनको स्वीकार करता है, जो नियम कायदे कानून है उनको स्वीकार करता है। क्योंकि बाल अवस्था तक तो उसको नियम से कोई मतलब ही नहीं था कि भाई क्या मतलब है क्या नहीं मतलब। अब बाल अवस्था में देखते हैं कि भाई बच्चे लड़के लड़कियां साथ में खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ यहाँ पर आकर बंद हो जाती है क्योंकि अब भाई वो किशोर हो गया है, बड़ा हो गया है और जो समाज में जो समाज के एक नियम होते हैं, अब उन नियमों से बच्चा चलने लगता है। तो जो समाज के जो नियम है उनको स्वीकृत, उनको मानने लगता है, समझने लगता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। बिल्कुल, अब इस अवस्था में जो मित्रता जो बढ़ रही है वो एकदम बिल्कुल घनिष्ठ हो जाती है ना, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ भाई, टोली दल के बिल्कुल सक्रिय सदस्य हो जाते हैं कि दल ने जो बोला है वो, तो घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था। बिल्कुल, ये जो अवस्था है प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था है। सबसे ज़्यादा दबाव और तनाव इसी अवस्था में होता है। ठीक है। अब तनाव बहुत सारे, उसके शारीरिक तनाव भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, पढ़ाई से और अन्य भी बहुत सारे तनाव होते हैं और उसका दबाव, बहुत सारे दबाव भी होते हैं बच्चे के ऊपर। पारिवारिक दबाव भी होता है कि भाई अब तुम्हें एज नेक्स्ट लेवल पर अपनी लाइफ को ले जाना है, अपनी लाइफ को सेट करना है। ठीक है। अब सामवेगिक परिवर्तन की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे में जो सामवेगिक परिवर्तन है, संवेगात्मक परिवर्तन, वो दिखाई देते हैं। ठीक है। और जो परिवर्तन होते हैं सामवेग, और सामवेगों में परिपक्वता भी बच्चा यहाँ पर प्राप्त करने लगता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा अब समझने लगा है
कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। ठीक है, तो किशोर अवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है। अगला देखेंगे कि हम आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था। अब ये जो अवस्था है भाई आत्मसम्मान की अवस्था है, तो जो शिक्षक साथी हैं वो भी ध्यान रखें कि भाई बच्चे के आत्मसम्मान को किसी भी प्रकार की ठेस न पहुँचे, क्योंकि बच्चे आत्मसम्मानी होते हैं। अब कैसे होते हैं देखिएगा कि आप 10वीं का एक बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका रिज़ल्ट ख़राब है, तो वो आत्महत्या कर लेता है। तो वो क्यों करता है? वही आत्मसम्मान के लिए करता है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि बच्चों को आत्मसम्मान यहाँ पर कितना प्यारा रहता है। क्यों? क्योंकि भाई वो एक क्लासेस में पढ़ रहे हैं, वहाँ लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं। ठीक है, तो उन्हें उनका आत्मसम्मान बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह की शिक्षक को या परिवारजनों को किसी को ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करनी है कि बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे और वो गलत कदम उठाए। ठीक है, और आत्म स्वीकृति, आत्मसम्मान समझ गए। आत्म स्वीकृति, अब वो उन चीज़ों को समझता भी है, सीखता भी है। ठीक है, अब तार्किक चिंतन की अवस्था। अब यहाँ पर बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है। देखिए इम्पोर्टेंट अवस्था है, अभी तक नहीं आई है। अब तार्किक चिंतन किस तरह से होता है, अब आप समझिएगा कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपकी टीम है, अब उसमें कोई ओपनर जा रहा है, तो अब बच्चा वहाँ पर अब जो सजेशन देगा कि भाई इसको नहीं इसको भेजाओ, ये अच्छा क्रिकेट खेलता है, या फिर इसको बॉलिंग दो, ये स्पिन अच्छी डालता है या फर्स्ट अच्छी डालता है। तो यहाँ पर बच्चा तार्किक चिंतन करता है, क्योंकि एज अ सामने जो बैट्समैन देखा है कि भाई बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो फिर वहाँ पर बच्चे जाके बताता है कि भाई इसको इस तरह की बॉल डालो। तो तर्क करना शुरू कर देते हैं। संघर्ष और तूफान की अवस्था में बता ही चुका हूँ आपको। उथल पुथल की अवस्था, बिल्कुल दिमाग में, माइंड में उथल पुथल मची रहती है। संक्रमण काल की अवस्था है ना, संक्रांति काल है, ये आपको बता चुका हूँ। संक्रमण काल, संक्रांति काल, बसंत ऋतु, ये एक ही अवस्थाएं हैं। ठीक है, विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है सबसे अच्छा। टीनेजर्स, ये टीन एज है ना, टीनेजर्स जो 13 से शुरू होती है। अच्छा, सुनहरी अवस्था, ये सुनहरी अवस्था है। स्वर्णिम काल है, अभी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, एज ऑफ ब्यूटी। अब एज ऑफ ब्यूटी इस अवस्था को क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में हम देखते हैं कि भाई लड़कियों की सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और काफ़ी हद तक लड़कों की सुंदरता ही बढ़ जाती है ना। क्योंकि जो लड़कियां हम देखते हैं कि बाल अवस्था में अच्छे नहीं लगते, लेकिन किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। और इस सुंदरता के साथ क्या भी होता है कि जब किशोर अवस्था शुरू होती है तो लड़कियों की जो आवाज़ है वो मधुर हो जाती है। ठीक है, और लड़कों में भी बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, लड़कियों में भी बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, शारीरिक रूप से भी वो परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और वीर पूजा की प्रवृत्ति भी है, अभी मैं आपको बताया था, है ना। एक अपना वो बना लेते हैं कि भाई ये हमारा आइकॉन है। अभी हमने देखे हैं बहुत सारे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, आइकॉन बना लेते हैं। अभी तो जो पंजाबी सिंगर चल रहे हैं उनको आइकॉनिक बना लिए हैं बहुत सारे बच्चे, पंजाबी गानों पर डांस करते हैं। एक गाना बहुत ही फेमस है, यार ने रुपया नहीं जोड़ा, डार्लिंग भाई जोड़े से। ठीक है, तो अब ये बच्चों का फेवरेट गाना है फ़िलहाल में, जो हमारे टीनेजर्स हैं। और देखिएगा इस तरह के उदाहरण मैं आपको इस वजह से बताता हूँ क्योंकि जितने उदाहरण हम स्वयं से जुड़े सीखेंगे उतने हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक है, विशिष्ट खोज का समय भी है कि बच्चा कुछ विशिष्ट चीज़ों को खोजने लगता है। ठीक है, और चहुमुखी की विकास है इसमें, है ना। व्यवसाय चुनाव की चिंता भी है, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है इस अवस्था में। कल्पना का बाहुल्य, बहुत ही ज़्यादा कल्पना करता है बच्चा, दिवा स्वप्न, है ना, डे ड्रीमिंग। अच्छा, क्वेश्चन पूछ ले दिवा स्वप्न की अवस्था, तो यही है भाई। ठीक है, कल्पना करता है कि हम ऐसा भविष्य में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा करता है ना। अब पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद, बिल्कुल। अब सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि इस अवस्था में वैचारिक मतभेद बहुत होते हैं, विशेषकर बच्चे को और उसके परिवार से। ठीक है, तो अब परिवार वालों को भी समझना है कि भाई अब तो मतभेद ना हो, ऐसे सोचे कि भाई किसी भी प्रकार से मतभेद ना हो, और बच्चे के जो भी सवाल हैं उनका समय पर
जवाब में। ठीक है, समाज सेवा की भावना भी इस अवस्था में प्रबल हो जाती है। इस अवस्था में बालक अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तैयारी करते रहें, अपना विकास करते रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें। और जो भी शिक्षक साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं भाई, वो हमारी वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट्स करके बताएं कि आज ये जो मेहनत आपके लिए किए हैं, इसमें जो समझाया है ये आपको कैसा लगा। एक प्यारा सा कमेंट्स चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों, पुनः एक बार यही अनुरोध रहेगा कि भाई तैयारी करें। जो भी हमारे पुराने शिक्षक साथी वो भी तैयारी करें, नए शिक्षक साथी जो भावी शिक्षक हैं वो भी तैयारी करें। किसी की बातों में ना आए भाई, क्योंकि ये जीवन आपका है और आपका परिवार है भाई। आपको अपना परिवार चलाना है, किसी की बातों में ना लगें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करने की मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।